हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त के मौके पे ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए मुख्तलिफ़ एज़ाज़ात और इनामात का ऐलान किया जो 23 मार्च को दिए जाएंगे। उनमें ही दो ऐसी शख्सियात भी शामिल हैं जो अब इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी सितारा इम्तियाज़ देने का ऐलान किया गया। ये दो अफराद हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुआलिजीन, जिन्होंने 1947 से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इलाज किया था, ट्रीटमेंट किया था। कायद-ए-आज़म 1940 से जब बंगाल इलेक्शन हुआ था, बंगाल वाला जो मुस्लिम लीग जीती थी, उसके बाद से शदीद बीमार थे और उनको ट्यूबरक्लोसिस थी यानी टीबी थी। उस ज़माने में ये नाकाबिल इलाज मर्ज़ समझा जाता था और बड़ी तेज़ी के साथ उनकी सेहत डिटीरिएट हो रही थी। उसके बावजूद उन्होंने कभी किसी को पता नहीं लगने दिया था कि उनकी सेहत के क्या मसाइल हैं, सिर्फ़ उनका वज़न तेज़ी के साथ गिरा था। और उसको भी उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से मैनेज करके रखा। ये जो 2 हज़रात हैं जो कायद-ए-आज़म के मुआलिज थे, उन्हें ट्रीट करते थे, उनमें एक तो बम्बई के मशहूर व मारूफ़ जो फ़िज़िशियन थे, डॉक्टर रतन जी, डॉक्टर जल रतन जी, वो, और दूसरे डॉक्टर जल दीबू। ये 2 डॉक्टर्स ऐसे थे जो इनको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सेहत को मॉनिटर करते थे और उनका इलाज किया करते थे। डॉक्टर जल रतन जी पटेल जो हैं, उन्होंने ही डायग्नोज़ किया था उनके कायद-ए-आज़म के एक्स-रे देखने के बाद कि उन्हें टीबी है, लेकिन वो डिस्क्लोज़ नहीं की गई थी और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर जलदीबू का सहारा लेके, जिनका नाम ढाईबो कू था, और जलदीबू के नाम से या जलदाबू के नाम से वो मुंबई में मशहूर थे और ये रेडियोलॉजिस्ट थे। तो कायद-ए-आज़म की बीमारी को ट्रीट भी किया था बाकायदा और किसी हद तक उसे कम करने में कामयाब हुए थे। ये डॉक्टर जल रतन जी पटेल जो हैं, ये तक़सीम के पहले तक, यानी कि कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान आने तक मुस्तकिल उनको ट्रीट करते रहे थे और इन दोनों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बीमारी को डिस्क्लोज़ नहीं किया था। बिल्कुल मतलब अपने जो फ़राइज़ मनसबी थे, उनको अहसन तरीक़े से निभाते हुए, जो डॉक्टर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने पेशेंट की मालूमात बाहर लीक नहीं करता। ये बात इसलिए अहम है और इसी सर्विस की वजह से उन्हें सितारा इम्तियाज़ दिया जा रहा है। क्योंकि अंग्रेज़ जो थे, उनके बहुत सारे हलक़ों में ये बात की जाती थी कि जिन्ना की हेल्थ डिटीरिएट हो रही है और लगता ये है कि इन्हें कोई बीमारी है। लेकिन चूँकि उस वक़्त एक ओपन माहौल था और ऐसा वो नहीं था कि ज़बरदस्ती आप किसी का चेकअप करते फिरें, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई के वैसे भी एक बहुत सरकर्दा शख्सियत थी, तो वो उनके अपने डॉक्टर्स थे जिनसे वो इलाज करवाते थे और ज़िंदगी के मतलब तमाम जो थे उनके ज़िंदगी के मामलात, उनको डील करने वाले मतलब चीदा-चीदा लोग थे। इन दोनों हज़रात ने जिसको कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं, उसको मेंटेन रखा और कायद-ए-आज़म की बीमारी का किसी को पता नहीं लगने दिया और फिर पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के साल बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बीमारी ज़्यादा डिटीरिएट हो गई, तो उसके बाद ये पता लगा कि उनको ट्यूबरक्लोसिस थी और 1940 से शुरू हो गई थी। ये पता लगने के बाद जो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के, पाकिस्तान के नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन, उनका कहना ये था कि अगर इनके मुआलिज या डॉक्टर्स हमें बता देते या हमें पता लग जाता कि जिन्ना को बीमारी इतनी जिसको कहते हैं क्रॉनिक डिज़ीज़ है, तो हम तक़सीम ही लेट कर देते। लेकिन इसमें बहरहाल कोई हकीकत नहीं है। माउंटबेटन एक अलामती सी शख्सियत थे, तक़सीम माउंटबेटन नहीं करवा रहा था। तक़सीम बुनियादी तौर पे एडवीना माउंटबेटन करवा रही थी। तक़सीम नेहरू करवा रहा था, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं करवा रहा था। नेहरू चाहता था कि किसी तरीक़े से ये तक़सीम हो जाए और मुसलमान जो हैं वो हिंदुस्तान में डिवाइड हो जाएँ ताकि मैं बआसानी प्राइम मिनिस्टर बन सकूँ। उसी को जल्दी थी। वही सबसे पहले शेरवानी पहन के और भारत में हलफ़ लेने आ गया था वज़ीर-ए-आज़म इंडिया का, बग़ैर किसी आइन के और बग़ैर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के। उसी को लॉर्ड माउंटबेटन ने बआसानी मना लिया था कि मैं गवर्नर जनरल बनूँगा। वही लॉर्ड माउंटबेटन कायद-ए-आज़म को इस बात पे कन्विंस नहीं कर सका था कि वो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बने। और इस तमाम खेल के पीछे नेहरू जो था वो अपनी शख्सियत को इस्तेमाल कर रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत स्मार्ट और बहुत खूबसूरत आदमी था और एक चार्मिंग पर्सनैलिटी थी और उसके बाकायदा ताल्लुकात थे एडवीना माउंटबेटन से, ये सारी दुनिया को पता है। तो ये तक़सीम का ये जो लॉर्ड क्लिफ ने पंजाब की तक़सीम की, वो तक़सीम भी एडवीना माउंटबेटन के कहने पे हुई, नेहरू के कहने पे हुई कि इसको, ये जो पंजाब के लोग हैं, इनको 2 हिस्सों में बाँट दें, वरना कल को हमें ये खा जाएँगे।
یہ بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کی دی ہوئی تجویز تھی، جس کے ذریعے اس نے ریڈ کلف نے کیا کیا تھا، اس نے لکیر ہی ایک ماری تھی. اور اس کے علاوہ انگریز جو مطلب جو مارشل کیٹیگری کے لوگ تھے، جو فوج کے لوگ تھے، چونکہ وہاں تو وہ انگریزوں میں تو یہ تھا، برطانوی راج کے اندر تو سویلینز بھی سارے آرمی کی ٹریننگ لے کر آیا کرتے تھے، لیکن بہرحال جو لڑنے والا ونگ تھا وہ علیحدہ تھا. تو اس کو تو خار ہی 2 علاقوں پر تھی. اس کی خار بنگال پہ تھی، اس نے بنگال تقسیم کر دیا. اس کو خار پنجاب پہ تھی، اس نے پنجاب تقسیم کر دیا. باقی تو کسی سے کوئی خار تھی ہی نہیں. پنجاب کو آدھا کر دیا، بنگال کو آدھا کر دیا. باقی صوبوں میں تو لوگ جب یہ ایک تقسیم ہو گئی، ایک ملک بن گیا، تو انہوں نے مائگریشن کی. یہاں کے لوگ وہاں چلے گئے، وہاں کے لوگ یہاں آ گئے. تو یہ بہرحال لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بات نہیں مانی جا سکتی. البتہ یہ ستارہ امتیاز جو ڈاکٹر جل رتن جی پٹیل اور ڈاکٹر جلدیبو مرحوم، یعنی ان کا انتقال ہو چکا ہے دونوں کا، ان کو ان کے انتقال کے بعد جو دیا جا رہا ہے، یہ بالکل درست فیصلہ ہے. ان معالجین نے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا، وہاں اس میں اپنا اس پاکستان کو بنانے میں تھوڑا سا کردار ان 2 پارسی حضرات کا بھی ہے. انہوں نے کانفیڈینشیلٹی مینٹین رکھی، اور جو ہے نتیجہ یہ ہے کہ کسی کو یہ پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ جناح کس قسم کی کیفیت سے گزر رہے ہیں. اور یہ تیسرے مطلب یہ ان 2 بندوں کو جب نشان ستارہ امتیاز مل جائے گا تو ٹوٹل انڈینز کی تعداد 3 ہو جائے گی، جن کو پاکستان مختلف جو اعزاز ہیں، پاکستان کے ہائیسٹ لیول کے جو اعزاز ہیں، ان سے نواز چکا ہے. اس سے پہلے 1998 میں پاکستان کا جو سب سے بڑا سول اعزاز ہے، نشان امتیاز، وہ ہم دلیپ کمار کو دے چکے ہیں. اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے.